नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद आधुनिक युग में दिया गया एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक हैं क्रोचे। तो सबसे पहले क्रोचे के बारे में जानते हैं। देखिए, क्रोचे का जो पूरा नाम है वो है बेनेदेत्तो क्रोचे और इनका जो जन्म है वो 1866 में और मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई। ये इटली के प्रसिद्ध काव्य मीमांसक और आत्मवादी दार्शनिक थे। इन्होंने मानसिक क्रियाओं को ही मान्यता प्रदान की और बाह्य उपकरणों को केवल गौण साधन माना। अब इनका जो उद्देश्य था वो साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। क्रोचे का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है एस्थेटिक। ये एस्थेटिक जो ग्रंथ है वो 1902 में उन्होंने इसकी रचना की और ये इतालवी भाषा में है और इसका हिंदी जो अनुवाद होता है वह होता है सौंदर्य शास्त्र। अब आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की। क्रोचे ने किसके आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की? आत्मवादी दर्शन के आधार पर। उनका सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, उन्होंने जो 1900 के आसपास है ना अपना एक भाषण दिया। कौन सा? फंडामेंटल थीसिस ऑफ एन एस्थेटिक एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक। इसी भाषण के आधार पर सर्वप्रथम अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब जो हीगल थे वो क्रोचे के विचारों से प्रभावित थे। हीगल ने आत्मा की 3 प्रवृत्तियां मानी। पहली है ज्ञानात्मक, दूसरी है व्यवहारिक और तीसरी है आध्यात्मिक। अब क्रोचे ने आत्मा की केवल 2 प्रवृत्तियां मानी हैं, एक ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक और दूसरी है व्यवहारिक। अब इन्हीं को क्रोचे ने सांसारिक ज्ञान बोध और सांसारिक क्रियाएं भी कहा है। अब देखिए, जो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक से मतलब है कि यहाँ किताबी ज्ञान, कि हम अपने जीवन में जो भी अनुभव लेते हैं वो ज्ञान के रूप में हमारे मनोमस्तिष्क में समाहित हो जाते हैं और इसी के आधार पर हम सिद्धांत बना लेते हैं। हम जो भी पढ़ते लिखते हैं वो सब हमारे मस्तिष्क में क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है। तो इस तरह का जो अनुभव होता है वो क्या होता है? ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक होता है। दूसरा है व्यवहारिक, यानी जो हम व्यवहार में देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली अपने समाज से, अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ भी हम सीखते हैं वह व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं। एक है सहजानुभूति या अंतः प्रज्ञा और दूसरा है तर्क ज्ञान। सहजानुभूति यानी जो ज्ञान सहज ही हमें प्राप्त हो जाए वो क्या है? सहजानुभूति है। अब कलाकार को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति 2 प्रकार से होती है। एक प्रकार सहज बोध का है जो क्या होता है? भावात्मक होता है। हम किसी कवि की बुक पढ़ते हैं और जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा ही हम अपने जीवन में भी क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक सहज अनुभूति हो गई और ये सहज ही हमारे अंदर आ जाती है। अब जो इसमें क्या होता है कि तर्क का सहारा नहीं लिया जाता,
बल्कि हृदय की सहज गति को अंकित करने का प्रयास इसमें रहता है। तो क्रोचे ने इसे सहजानुभूति या अंतः प्रज्ञा कहा है और इसी सहजानुभूति से क्या होता है, कला का जन्म होता है। अब दूसरा जो ज्ञान का प्रकार है वो क्या होता है, बुद्धि प्रधान। इसमें व्यक्ति विचार या तर्क द्वारा संसार के रहस्यों को समझता है और उनके विषय में अपनी धारणा बनाता है। इसे क्रोचे ने क्या कहा है, तर्क ज्ञान कहा है। अब जो व्यवहारिक प्रवृत्ति है उसके भी क्रोचे ने दो प्रकार माने हैं, एक आर्थिक और दूसरा नैतिक। आर्थिक का अर्थ है उपयोगिता और ये किससे, अर्थशास्त्र से संबंधित है। और नैतिक का अर्थ है जीवन और जगत के व्यवहारों का सांसारिक या सामाजिक दृष्टि से क्या करना, मूल्यांकन करना। और ये किससे, नीति शास्त्र से संबंधित है। इनमें जो सहजानुभूति या अंतः प्रज्ञा है वो ही सबसे ज़्यादा प्रमुख है और वही क्रोचे के कला विवेचन का आधार भी प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं अभिव्यंजना का अर्थ। अभिव्यंजना का सामान्य अर्थ होता है कि प्रकट करना या रूप देना। अगर आपके भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों को आप रचना का रूप देना चाहते हैं तो आपके भावों का रूप ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो इस तरह जो अभिव्यंजना का अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकट करना या रूप देना। अब क्रोचे ने सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों की परिकल्पना की है। कितने स्तर माने हैं, 4, जिसमें से पहला है अंतः संस्कार अथवा आत्मसंवेदन, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है आनुषांगिक आनंद और चौथा है अभिव्यक्ति। जिसमें से पहला देखते हैं, अंतः संस्कार या आत्म संवेदन। किसी भी कलाकृति को देखकर मन पर पड़ने वाले सहज प्रभाव और उसमें उठने वाली विभिन्न संवेदनाएं अंतः संस्कार के अंतर्गत आती है। सहजानुभूति इस अंतः संस्कार से जन्म लेती है। क्रोचे कहते हैं कि जो सहजानुभूति होती है वही क्या है, कला है। हम किसी भी वस्तु या घटना पर हमारे मन का जो सहज प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर किसी भी वस्तु या घटना का जो सहज प्रभाव पड़ता है वही क्या है, अंतः संस्कार या आत्मसंवेदन होता है। दूसरा है अभिव्यंजनावाद। इसे क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान या सौंदर्य भी कहा है। यह स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेगों से भिन्न होता है, क्योंकि संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, और जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वो क्षणिक नहीं होता, ये अरूप होते हैं। और स्वयं प्रकाश ज्ञान क्या है, स्थायी होता है। तो स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी बौद्धिक प्रक्रिया अथवा विचारधारा पर आधारित है। यह तो आत्मा का सहज क्रिया है। क्रोचे कहते हैं कि जिस प्रकार स्वयं प्रकाश ज्ञान सहज अनुभूति का विषय है, ठीक उसी प्रकार कला भी सहज अनुभूति पर ही आधारित है। ये जो कलात्मक अनुभूतियाँ होती है वो व्यापक और जटिल होती है, पर वे है स्वयं प्रकाश ज्ञान ही, ऐसा क्रोचे का मानना है। अब तीसरा देखते हैं आनुषंगिक आनंद।
अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, अथवा ये कह सकते हैं कि अभिव्यंजना के अवसर पर एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उसे प्रेरित करता है और वही आनंद क्या कहलाता है? आनुषंगिक आनंद कहलाता है। चौथा है अभिव्यक्ति। अब देखिए, जो अभिव्यक्ति होती है वो दो स्तरों पर होती है, एक आंतरिक अभिव्यक्ति और दूसरी बाह्य अभिव्यक्ति। जो भाव मन में आ जाए और उसके अनुकूल रचना का सृजन अगर मन में हो गया, मतलब आपके मन में किसी तरह का भाव आ गया और उसी के अनुकूल आपके मन में किसी रचना का सृजन हो गया है, तो यह जो अमूर्त रूप है उसी को क्रोचे क्या मानते हैं? स्वीकार करते हैं। इस अमूर्त रूप को ही क्रोचे स्वीकार करते हैं, बल्कि बाह्य अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रत्येक सहजानुभूति अवश्य ही अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति से उनका तात्पर्य केवल शाब्दिक व्यंजना से ही नहीं, अपितु अशाब्दिक व्यंजनाओं रूप, रंग, रेखा, ध्वनि से भी है। तो इस तरह ये जो 4 स्तर क्रोचे ने माने हैं अभिव्यंजना के, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद और अभिव्यक्ति। अब देखते हैं, कुछ आलोचकों ने अपने विचार भी रखे हैं, मतलब क्रोचे के मत की आलोचना की है कि जो सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला को क्रोचे क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि ये तीनों अलग अलग स्तर पर संपादित होती है। ये जो सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला एक नहीं है। दूसरी उनकी आलोचना आत्मपरकता को लेकर होती है कि क्रोचे आत्मपरकता को ज़्यादा महत्व देते हैं और कोई भी कवि किसी भाव को यदि मन में ही सृजन कर रहा है तो वह क्या हो जाती है? आत्मपरक ज़्यादा हो जाती है। और उन्होंने अगला माना है कि कला सृजन और आस्वादन को भी क्रोचे क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं। तो इस तरह क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की लोगों ने क्या की है? आलोचना की है। अब अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद को भी देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मानते हैं। अब क्रोचे और कुंतक दोनों ने अभिव्यंजना को क्या माना है? कला का प्राण तत्व माना है। मतलब कि अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में क्या है? साम्यता भी है। तो क्रोचे और कुंतक दोनों अभिव्यंजना को क्या मानते हैं? कला का प्राण तत्व मानते हैं। और अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है। यानी दोनों के जो सिद्धांत है उन्होंने दोनों ही सिद्धांतों में कल्पना तत्व को प्रमुख माना है और दोनों ने ही अभिव्यंजना को क्या मानते हैं? अखंड मानते हैं। तो इस तरह दोनों में अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में क्या है? साम्यता भी है,
लेकिन इन समानताओं के होते हुए भी दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से क्या है, अलग है। क्योंकि एक का जो प्रचारक है वो अलंकारवादी है, तो दूसरे का क्या है, दार्शनिक है। तो इस तरह उनकी जो विषमताएं हैं वो भी देखने को मिलती है। तो देखते हैं उनकी क्या क्या विषमताएं हैं। देखिए, वक्रोक्ति में उक्ति वक्रता पर बल देते हैं कुंतक, जबकि अभिव्यंजना में उक्ति को क्या माना है, काव्य मानते हैं क्रोचे। वक्रोक्तिवाद के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है, वक्रोक्ति है, जबकि अभिव्यंजनावाद के अनुसार काव्य की आत्मा किसको माना गया है, सहजानुभूति को माना गया है। तो वक्रोक्तिवाद के अनुसार तो काव्य की आत्मा क्या हो जाएगी, वक्रोक्ति यानी वक्र उक्ति, और अभिव्यंजनावाद के अनुसार काव्य की आत्मा क्या हो जाएगी, सहजानुभूति। तो इस तरह से दोनों में क्या आती है, विषमता देखने को मिलती है। अब वक्रोक्तिवाद में बाह्य अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है, जबकि अभिव्यंजनावाद में आंतरिक अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है, यानी क्रोचे आंतरिक अभिव्यक्ति को मानते हैं। अब वक्रोक्ति में अलंकार, उक्ति, वैदग्ध्यपूर्ण शैली, कवि कर्म कौशल, इनको काव्य के बाह्य अंगों पर बल दिया है, जबकि क्रोचे जो है वो अभिव्यंजना में सहजानुभूति या सहज प्रयोग पर बल देते हैं। तो इस तरह से जब अनेक आलोचकों के मतों को देखते हैं तो यही लगता है कि अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आज हमने क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।